गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इसकी हम लोगों ने जो चैप्टर 3 हम कर रहे हैं 12th क्लास का नियोजन और विकास वाला, इस चैप्टर की थर्ड वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इस थर्ड वीडियो में क्या होगा बेटा, हम लोगों ने इससे पहले वाले में क्या पढ़ा, पहले तो ये सुनो। स्टार्टिंग वाले में हम लोगों ने अपने जो कटे हुए टॉपिक्स थे और जो कुछ जुड़े थे उनके बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा तुम्हें बताया था कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की जो चैलेंज हमें मिला हुआ था उसको कैसे हमारी सरकारें कंप्लीट करने लग रही थी। दूसरी वाली वीडियो में बेटा मैंने तुम्हें एनडीसी और नीति आयोग के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, अब यहाँ हम लोग थर्ड चैप्टर इसके थर्ड वीडियो पे आ रहे बेटा। इस थर्ड वीडियो में क्या है आप लोगों का कि टॉपिक वाइज जो आप लोगों के चैप्टर्स में दिए हुए हैं तो टॉपिक वाइज हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। हालांकि मैंने कुछ एक क्वेश्चन यहाँ वो भी डाल लिए हैं जो कटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन बेटा वो कटे सिर्फ इसी साल के लिए हैं, आगे भी काम आएंगे और बेटा आप लोगों को बीए में भी काम आएंगे। ठीक है, इसलिए फिलहाल मैं समझाने का काम सभी का कर रही हूँ। अब देखिए, हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था। ठीक, आप लोगों को इससे फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने कि भारत ने जिस भी नियोजन को अपना आधार बनाया था आर्थिक विकास करने का, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पूंजीवादी देशों की जो आप लोगों के पश्चिमी गुट था उसमें पूंजीवादी और उदारवादी जो अर्थव्यवस्था थी हमने उसको अपनाने का काम किया। साथ में हमने यूएसएसआर ने जो समाजवादी व्यवस्था ले रखी थी अर्थव्यवस्था के तौर पर हमने वो भी अपनाई। यानी हमने दो इकट्ठी नहीं अपनाई, हमने इन दोनों से जो अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही थी, जो लग रहा था कि भाई हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल है, हमने उन्हीं बातों को मानते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को दोनों का मिक्सचर बना लिया और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उसको अपना लिया। ठीक है, अब इसमें आता है बेटा कि हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, हालांकि आगे भी आएगा, लेकिन आगे वाले पोर्शन में मैं फिर उसको डिटेल से नहीं समझाऊंगी। ठीक है, मैं यही आप लोगों को बता रही हूँ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की अच्छाइयाँ क्या है। देखिए बेटा, हम लोगों ने जब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था तो हमने प्रॉपरली ध्यान दिया था कि हम जिस अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं उसको हम इस तरीके से अपनाएं कि कहीं ना कहीं हमारे जो सरकारी सेक्टर है वो थोड़े ज़्यादा डेवलप हो ताकि हम रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। हाँ, लेकिन जिनके पास पैसा था उनको भी पूरी फ्रीडम दे रखी थी कि भाई तुम लोग जितना चाहे उतना पैसा आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, यानी पैसे को पैसा खींचता है, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी। इसीलिए निजी क्षेत्र को भी इन्होंने कमाई के साधन दिए और सार्वजनिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा कि इस मिश्रित अर्थव्यवस्था की अच्छाइयाँ थी ये कि भाई इसमें सभी को मौका था कि बाजार तक पहुँचे, पैसा लगाए, कमाई करे। पैसा नहीं है तो सरकार द्वारा जो प्रोवाइड कराई जा रही है सुविधाएं, उन सुविधाओं के अनुसार काम करें। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ इसकी जितनी अच्छाइयाँ थी बेटा उतनी बुराइयाँ भी थी। बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई तो यही थी बेटा कि निजी क्षेत्र को कहने को तो इन्होंने फ्री छोड़ दिया है, लेकिन सही मायने में वो फ्री नहीं थे, क्योंकि जो परमिट व्यवस्था सरकार ने इनके ऊपर थोप दी थी, थोपी हुई बोलेंगे क्योंकि से कोई खास खुश नहीं थे। ठीक है, तो परमिट व्यवस्था से जो पूंजी वाले लोग, जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, उनको एक क्राइटेरिया के अंदर रोक दिया गया कि तू पैसे लगाएगा तो सिर्फ इतना ही काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, जिससे कि जो एक फ्री माहौल में कमाई का काम हो सकता था वो नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा कि इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था की देन है कि सार्वजनिक सेक्टर को महत्वपूर्ण बना दिया था इसने। ठीक है, जिसकी वजह से जो नौकरशाह, एक तीसरा वर्ग और निर्मित हो गया था। जो नौकरशाह यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं ये अपने आप को खुदा मानने लगे, भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब आम जनता को जितनी सुख सुविधाएं हमारी सरकार देना चाहती थी वो बीच में कहीं ना कहीं नौकरशाह के पास पिस कर रह गया। ठीक है, हाँ, एक अच्छी बात ये जरूर थी मिश्रित अर्थव्यवस्था की
कि एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो गया जो ना तो बहुत अमीर है और ना बहुत गरीब है। यानी भारत में जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं मध्यम वर्गीय परिवार, तो भाई मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास वही हैं जो नौकरशाही से शुरू हुए थे। ठीक है, तो ये था बेटा तुम्हारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद है कि जब हम लोगों ने नियोजन को अपनाया, अपनी अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी जब हम लोगों ने मिश्रित बना लिया, तो उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का, जिसका निर्माण 15 मार्च 1950 को इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, पहले योजना आयोग बनाया, जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया आप लोगों को। उस योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाएं चलानी शुरू करी। ठीक है, पंचवर्षीय, पंच मीन्स 5, यानी 5 सालों के लिए कुछ योजनाएं बनाते थे, उनके लिए प्रॉपर बजट तैयार करते थे। और बजट भी 2 हिस्सों में बांटकर, एक तो था योजना बजट, एक था गैर योजना बजट। यानी बजट जो तुम्हारा मेन था वो तो आपके पूरी इतना खत्म होगी 5 सालों में इतने तक का पैसा, लेकिन बेटा गैर योजना बजट भी था जिसमें एक्स्ट्रा पैसा डाला जाता था ताकि योजना की पूर्ति में किसी भी तरह की पैसे संबंधी दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। ठीक है, इसके बाद है कि इसने जब पंचवर्षीय योजनाएं चलाई तो बहुत सारी महत्वपूर्ण, यहाँ पर मैं आप लोगों को 1970 तक के बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई वो 51 में, देखो 50 में इसका निर्माण हुआ मार्च में, तो इसने अपनी रूपरेखा, अपने काम वाम सब कुछ रेडी किए और अगले साल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, 51, 52, 53, 54, 55, सॉरी 51 में 1 साल का होता है, 52, 53, 54, 55, 56, यानी हो गए 5 साल। पूरे 5 साल की ये थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना के अर्थशास्त्री थे, यानी इसको किस ढंग से ले जाना है, इसमें हम कौन से उद्देश्य रखेंगे, इसमें हम कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। तो इस पहले पंचवर्षीय योजना का अर्थशास्त्री था KN राज। ठीक है, और भाई सबसे बड़ी बात है, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी इसका मूल मंत्र था धीमे गति से विकास करना, यानी कि धीमी गति से विकास करना। धीमी गति से मीन्स धीरज, यानी हम लोगों ने अभी अभी नई व्यवस्थाएं शुरू रख करी है तो हम एकदम से तो दौड़ेंगे नहीं, इसीलिए बिल्कुल धीरज के साथ धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, और पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने कृषि को अपना टारगेट बनाया कि हम कृषि के विकास के लिए काम करेंगे। और कृषि के विकास के लिए काम क्या करेंगे भाई, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़े लंबे समय तक हम पर राज किया, लेकिन ये बात मैंने पहले भी तुम्हें बताई थी कि राज भले ही करके वो उन्होंने भूमि सुधार के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, भूमि सुधार के लिए हल्के फुल्के कुछ एक होते थे, अदरवाइज भूमि सुधार के लिए कोई महत्वपूर्ण ऐसे काम नहीं करवाए उन्होंने। दूसरी बात, अब लोगों के पास जमीनें तो हैं लेकिन लोगों के पास सिंचाई के साधन नहीं थे। अब हमने इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से ये डिसाइड किया कि हम लोगों को ये सिंचाई के साधन भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा तुम्हारा कि हम लोगों ने इसके पहले पंचवर्षीय योजना के रिजल्ट्स क्या निकले। रिजल्ट्स तो बहुत बढ़िया नहीं थे। हाँ, ये था कि भाई जो खाली जगह थी उसकी पूर्ति होनी शुरू हो गई थी। जो तुम्हारा बाखड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पर पंजाब में, वो बाखड़ा नांगल बांध की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, जिन जिन इलाकों में पानी नहीं था इस बांध के माध्यम से उन इलाकों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना महत्वपूर्ण उद्देश्य था इसका। और दूसरा बेटा तुम्हारे महानदी पर जो उड़ीसा में बना हुआ है हीराकुंड परियोजना, जो हीराकुंड परियोजना वो भी इसी के तहत शुरू की गई थी। उसका भी मेन उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था। ओके, अब
द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये फिर 1956 से 61, 57, 58, 59, 60, 61, 5 साल पूरे। यानी कि 61 तक आप लोग की सेकेंड पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। जैसे इसका अर्थशास्त्री था, वैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस था। ये नाम पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, पीसी महालनोबिस। लेकिन यहाँ कृषि का विकास करना था, इसमें बिल्कुल अपोजिट है, ध्यान देना। इसमें कृषि का विकास करना था, इसमें उद्योगों का विकास करना था, ठीक है। इसका मूल मंत्र धीमी गति से, धीरज से काम करना था, लेकिन इसका मेन उद्देश्य तीव्र गति से विकास करना था, ठीक है। लेकिन बेटा वही बात है, अगर एक चीज पर फोकस रहता तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज पर फोकस था नहीं। एक बार कृषि को टच कर आया, दूसरी बार आकर आपका ये उद्योगों को टच कर लिया। ना कृषि का ही विकास हुआ, ना उद्योगों का ही विकास हुआ। यानी कहने को हमारे देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था का कोई उपलब्धियों वाली अचीवमेंट नहीं प्राप्त की थी, ठीक है। तो इसके बाद जब आपकी सेकंड पंचवर्षीय योजना खत्म हुई तो भाई बहुत सारे विवाद शुरू हो गए थे, ठीक है। विवाद शुरू हो गए थे, वो विवाद तुम्हें मैं यहाँ बताऊंगी, लेकिन पहले ये 2-3 बातें और कर लेते हैं यहीं पर, ये फिर फिनिश हो जाएगा। कि 61 में दूसरी खत्म हो गई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से ही शुरू हुई और 66 में आकर खत्म हुई। लेकिन बेटा तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान देने की बात थी, लेकिन अब की बार किस्मत भारतीयों की खराब थी, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना को जिस तरीके से बनाया गया था वो कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाई। क्यों? 1962 में चाइना के साथ युद्ध कर लिया, 65 में पाकिस्तान के साथ। जो पैसा बचाकर हम अर्थव्यवस्था में डाल रहे थे, अब वो पैसा हमारा युद्धों में खर्च हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी और ना बनी बराबर रहेगी, ठीक है। तो इसका कोई उपलब्धि नहीं है। यहाँ तक कि 66 तक आते आते हालात इतने खराब हो गए थे पैसों से रिलेटेड कि इसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाएं ही प्लानिंग करना बंद कर दिया था। उनकी बजाय अब हम एक वर्षीय योजना प्लानिंग करने लगे थे। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 एक वर्षीय योजना की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। लेकिन ऐसे एक वर्षीय योजना को, इसको हम लोग बेटा विराम काल भी बोलते हैं, विराम काल या फिर अवकाश काल, ठीक है। क्योंकि इस वक्त हमारी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं, एक वर्षीय योजनाएं चल रही थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई कि जब फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना, इन दोनों में से किसी में भी कोई भी हमें ऐसा ही अचीवमेंट प्राप्त नहीं हुई तो विवाद खड़े हो गए। अब विवाद हमारे क्या क्या थे? एक तो ये था कृषि बनाम उद्योग और दूसरा था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है बेटा। तो इन दोनों में क्या है, कृषि बनाम उद्योग मीन्स ना तो कृषि का विकास हो रहा था ना उद्योग का हो रहा था, तो विवाद छिड़ गया, विवाद छिड़ गया कि कृषि पर ध्यान दिया जाए या उद्योगों पर, या दोनों पर ध्यान दिया जाए तो कैसे दिया जाए, ठीक है। इसके लिए जे.सी. कुमारप्पा ने कहा कि ग्रामीण औद्योगिकरण की जरूरत है, यानी कि अगर हमें उद्योग चलाने हैं तो उन उद्योगों को अगर हम गांव पर आधारित चलाएंगे तो ज़्यादा फायदा कमाएंगे। यानी कि जो गांव में कच्चा माल उगाया जाता है उस कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों का विकास करेंगे। इसको अगर ध्यान में रखकर काम किया जाए तो सफल होंगे। जबकि चौधरी चरण सिंह, ये चौधरी चरण सिंह लोकदल पार्टी के संस्थापक कहे जाते हैं ये, ठीक है। चौधरी चरण सिंह ने कहा कृषि को केंद्र में रखकर काम किया जा सकता है। अगर हमें उद्योग चलाने हैं
तो सेंटर में हमें कृषि को रखना ही पड़ेगा। यानी कि दोनों बंदों ने जो भी बात कही, दोनों का मेन मीनिंग क्या था कि इतने कृषि का विकास नहीं होगा, इतने हमारे उद्योग चल ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए कृषि के विकास के साथ उद्योगों का विकास कराओ, अदरवाइज विकास नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कृषि क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, वो तो वही है बेटा आप लोगों का जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में समझाया था मैंने कि निजी क्षेत्र को कम दिया गया स्पेस, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र को खुला छोड़ दिया गया। निजी क्षेत्र को परमिट व्यवस्था से जकड़ दिया गया, तो आपके सार्वजनिक क्षेत्र को संपूर्ण छोड़ के सब कुछ नौकरशाह के हाथ में पकड़ा दिया गया, जिससे नौकरशाह हो गया भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इतने फैल गई हमारी कि बस पूछो मत। ठीक है, तो उसमें भी दिक्कतें आती रही। अब बेटा कि हम लोगों ने ये योजना आयोग से 5 वर्षीय योजनाएं चलाई, विकास कराने का काम करवाया, लेकिन बीच में हमारे हालात खराब हो गए, हमने उसको दोबारा से सुधार के काम की शुरुआत करी। लेकिन इन सब में बेटा भारत ने कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त नहीं की जिसको वो स्वर्ण अक्षरों में लिख दे कि हमने इतनी तैयारियां की थी तो हमें ये रिजल्ट मिले। उसके लिए मुख्य परिणाम पढ़ेंगे हम लोग। मुख्य परिणाम में एक तो बुनियाद है, एक भूमि सुधार है, एक हरित क्रांति है। ठीक है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ये मैं आप लोगों को अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ताकि इससे बाद के भी जो 2-4 चीजें हैं वो भी आप लोगों को बता दूं। यहाँ हम लोग बुनियाद और भूमि सुधार को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बुनियाद का मीनिंग होता है बेटा नींव, यानी कि हम लोगों ने जो 5 वर्षीय योजनाएं चलाई थी, उन 5 वर्षीय योजनाओं से हमारी अर्थव्यवस्था की सिर्फ नींव भरी है। जैसे किसी भी मकान को बनाने से पहले उसकी नींव खोदी जाती है, उसकी नींव जब खोदी जाएगी उसको फिर भरा जाएगा। ठीक है, और उसको कहते हैं कि जितनी गहरी नींव होती है, जितनी मजबूत नींव होती है, उतना ही मकान मजबूत होता है। ठीक वैसे ही इस वक्त हम लोगों ने किसी तरह की कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था की सिर्फ नींव की भरपाई करी है, सिर्फ बुनियाद तैयार हुई हमारी। विकास नाम की चीज तो बहुत पीछे थी अभी भारत के लिए। ठीक है, दूसरी बात है भूमि सुधार। बहुत सारे भूमि सुधार करवाए, कहने को तो जमींदारी प्रथा को समाप्त कराने की बातें आ गई, तुम्हारे काश्तकारों के लिए रूल रेगुलेशंस बन गए। ठीक है, कितनी जमीन कितने व्यक्तियों के नाम, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन एक व्यक्ति के नाम कितनी रहेगी वो भी तय हो गया। ठीक है, भूमि सुधार के लिए सिंचाई की सुविधाएं भी अलग अलग स्थानों पर, कहीं पर नहर भिजवा कर, कहीं पर ट्यूबवेल लगवा कर, कहीं पर आप लोगों के नलकूप लगवा कर, कहीं पर आप लोगों के कुएं खुदवा कर बहुत सारी कोशिश करी भूमि सुधार के लिए, वो भी हुआ। कई लाखों की जमीन के मिट्टी के सैंपल्स ले लेकर वहाँ पर काम भी करवाया गया। लेकिन बेटा बहुत सारे काम थे जो करवाए गए, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी थे जो तब कागजों में लिखे थे, वो आज तक कागजों में लिखे हुए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये भूमि सुधार से रिलेटेड चीजें करवा रहे थे वो उन व्यक्तियों के हाथ में थी वो जमीन जो समाज के बहुत पावरफुल तबका है, जिसकी पहुंच ऊपर तक है। और भाई राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, जिसको जहाँ फायदा लगता है वहीं काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं भूमि सुधार के बहुत सारे नियम कायदे कानून रह गए कागजों में। ठीक, लेकिन वही बात है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो चीज़ें सुधरी, लेकिन उसमें से कुछ खामियां आज भी हैं। उन खामियों को अब जो 2020 में कृषि बिल पास हुआ उसके जरिए ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी भाई प्रॉब्लम दिक्कतें आप लोग देख ही रहे होंगे। रोज़ टेलीविज़न पे दुनिया भर की खबरें आती हैं। ठीक है, आज यहाँ आंदोलन है, आज वहाँ आंदोलन, आज वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक आ गए, अब अमित शाह उनसे बात करने के लिए कह रहा फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीज़ें। तो बेटा ये दिक्कतें कभी हम आज़ादी से पहले से लेके चल रहे हैं, और जब तक इसकी स्थिति पूरी तरह सुधर नहीं जाएगी इतने हमारे किसान ऐसे ही परेशान रहने वाले हैं। ठीक है, आई होप बेटा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें मैंने छोटे छोटे 2 टॉपिक छोड़े हैं, 10-15 मिनट की बनेगी आखिरी वीडियो, और वो आप लोगों को फिर मैं प्रॉपरली देने का काम कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।